तो आज अपन चर्चा करेंगे इसके आगे वाले अनुच्छेद पे। इससे पहले अपन ने अनुच्छेद 21 तक चर्चा कर ली है, जिसमें अपन ने पहले ट्रिक देखी थी मूल अधिकारों की, मूल अधिकार किस प्रकार से याद रखे जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की वर्णित स्वतंत्रताएं हैं उनके बारे में भी देखा था ट्रिक के माध्यम से। अब उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में, यानी अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 के अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बनाया गया, और इसको किस में जोड़ा गया? मूल अधिकारों के अंदर जोड़ा गया। प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है, तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से स्वतंत्रता के अधिकार में था, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है, जिसमें अनुच्छेद 21 के अंदर 21A है, जिसमें लिखा गया है कि प्रत्येक बालक को जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत आता है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद अगर बात करें 86वें संविधान संशोधन की, तो इसमें 3 चेंज किए गए थे। सबसे पहला चेंज, इसका संबंध किससे है ये पूछ लिया जाए तो शिक्षा से। पहला चेंज इसमें है भाग 3 के अंदर किया गया, जो कि मूल अधिकार के लिए है, यानी अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया। दूसरा चेंज किया गया भाग 4 में, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है जिनको कहा जाता है DPSP, तो जो DPSP है उसमें चेंज किया गया, और इसके अंदर अनुच्छेद 45 जो है उसमें संशोधन किया गया। DPSP जो होते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये सरकार के लिए होते हैं कि सरकार के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं कि सरकार को ये कार्य किए जाने चाहिए और ये कार्य नहीं किए जाने चाहिए। तो आर्टिकल 45 के अंदर चेंज किया और उसमें 86वां संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद 4 के अंदर 4K जो है उसमें भी चेंज किया गया, और मूल कर्तव्यों के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 51(1)टे, यानी कि 11 नंबर पर आ गया टे, तो 51(टे) कह सकते हो या 51(1)(11) भी कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 11 जो भाग 4 के है उसमें चेंज किया गया 11वें कर्तव्य के साथ में। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 22 की, तो इसके बारे में भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा पहले भी कर ली थी कि ये गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संबंधित ये संरक्षण है। निवारक नजरबंदी 22(4) के अंदर आता है, यानी अगर सीधा पूछ लिया जाए कि निवारक नजरबंदी और गिरफ्तारी का संबंध कौन सा अनुच्छेद में, और उसमें इस प्रकार से ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24, तो अब उत्तर सही होगा 22। लेकिन अगर उसमें आए 22(1), 22(2), 22(3), 22(4), तब उत्तर सही होगा 22(4). उसके बाद अगर बात करें गिरफ्तारी को, तो अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा, और आपको क्या बताया जाएगा? कारण। यानी अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको अपराध करने के बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, वो भी कारण बताकर। आपको बिना कारण बताए कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, निवारक नजरबंदी जो है इसका मतलब होता है अपराध करने से पहले, यानी केवल शक के आधार पर आपको क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं। इसको बोला जाता है निवारक नजरबंदी। इससे आपको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है, यानी अपराध करने से पूर्व शक के आधार पर नजरबंद किया जा सकता है, और इसमें आपको कारण भी नहीं बताया जाता। निवारक नजरबंदी आपातकाल जैसे समय में लगाई जाती है। जब आपातकाल लग जाता है देश में, उस समय लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि देश में अशांति का माहौल बन चुका होता है। 22, 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों गिरफ्तारी से संबंध रखते हैं, जबकि 22(4) जो है वो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। इसके बाद अगर बात करें 22(1) की, तो 22(1) में लिखा गया है कि गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, यानी अगर कभी भी किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको कारण बताया जाएगा कि इस कारण के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, आपको मनपसंद वकील करने की भी क्या मिलती है? छूट मिलती है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वकील कर सकते हो अपनी आजादी के लिए। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 22(2) की, तो 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जेल में डाल दिया फिर दिखाया नहीं मजिस्ट्रेट के सामने। 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी निकटतम न्यायाधीश है उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। इसमें यात्रा और अवकाश का समय इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे खत्म होने के बाद उसको जेल से निकाला और कि अब हम लेके जा रहे हैं। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाना चाहिए वो बंदा। अब चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, आप जल्दी निकल जाओ, लेकिन आपको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा? उसको मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करना पड़ेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 21(3) की, जो कि इसका अपवाद भी है।
अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में उल्लेखित जो भी अधिकार है वो विदेशी शत्रु और नजरबंद व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यानी कोई भी अगर विदेशी शत्रु है उसके लिए ये कानून लागू नहीं होंगे कि आप मनपसंद वकील कर लो या आपको कारण बताकर गिरफ्तार करें। कोई विदेशी शत्रु अपने देश में घुस गया है तो उसको सीधा गिरफ्तार किया जा सकता है, या किसी के लिए नजरबंद करने का अगर आदेश जारी हो चुका है तो उसको भी कारण बताना जरूरी नहीं होता है। 22(4) जो है वो निवारक नजरबंदी से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निवारक नजरबंदी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से है तो 22(4) से है। उसके बाद निवारक नजरबंदी संवर्ती सूची का विषय है। संवर्ती सूची का मतलब है कि जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है उसको संवर्ती सूची कहा जाता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नजरबंदी का मतलब होता है पुलिस बिना कारण बताए शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक नजरबंद रख सकती है। यानी बिना आपको कारण बताए पुलिस 3 महीने तक आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार करके रख सकती है। किसके तहत? नजरबंदी के तहत। अगर आपको नजरबंद किया जाता है तो आपको कारण भी नहीं बताएगी, ना आपको न्यायालय के समक्ष पेश करेगी, आपको क्या करेगी 3 महीने के लिए, मैक्सिमम है 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती, 3 महीने तक बिना आपको कारण बताए नजरबंद रख सकती है। 3 माह से अधिक नजरबंद रखने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनता है और उसी के द्वारा निर्णय किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से भी ज्यादा नजरबंद रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाईकोर्ट से न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा और उसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको नजरबंद रखा जाना चाहिए या फिर नहीं रखा जाना चाहिए। इससे संबंधित एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा नजरबंदी की अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई। यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में नजरबंदी की अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया, लेकिन इस जो संविधान संशोधन है उसको लागू नहीं होने दिया गया। यानी इस एक प्रावधान को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो अभी भी 3 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं नजरबंदी से संबंधित कुछ कानून। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। नजरबंदी से संबंधित जो सबसे मेन कानून है वो है मीसा एक्ट। मीसा एक्ट 1971 से लेकर 1978 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने आपातकाल घोषित किया था 1974-75 में। तो 1975 में जब आपातकाल चल रहा था तब कई नेताओं को और कई लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया, जेल में। जो भी नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता उसको उठाया जाता और सीधा जेल में पटक दिया जाता। यानी लगभग 676 नेताओं को जेल में डाल दिया गया, 1,676 नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो नजरबंदी की जो अवधि है वो अधिकतम संबंधित कानून संसद बनाती है। यानी नजरबंदी की अवधि कितनी होगी इससे संबंधित कोई भी कानून अगर बनाना है तो वो राइट किसके पास में है, संसद के पास में। उसके बाद दूसरा एक्ट है टाडा एक्ट। ये 1985 से लेकर 1995 तक बना था। तीसरा है कोटा एक्ट जो कि 2002 से 2004 के बीच में बना था।